तो तसव्वुर करें एक बिल्कुल पुरसुकून और खामोश पानी की सतह का, जैसे मतलब मीलों तक एक बहुत बड़ा और शफाफ आईना बिछा हो। यानी कोई लहर नहीं, कोई शोर नहीं। बिल्कुल, बज़ाहिर ऐसा लगता है जैसे वक्त यहाँ आकर बिल्कुल ठहर गया हो, लेकिन इस इंतहाई पुरअमन और ठहरी हुई सतह के बिल्कुल नीचे एक ऐसी दास्तान छुपी है जिसका आगाज एक इंतहाई जबरदस्त और पुरतशद्दुद तबाही से हुआ था। हाँ, और ये वाकई हैरत अंगेज है। द डीप डाइव में खुशामदीद। आज हम एक ऐसे ही अजूबे पर बात कर रहे हैं, एक ऐसी तबाही जिसने जमीन का सीना चीर दिया, चट्टानों को पाश-पाश कर दिया और फिर उसी बज़ाहिर खौफनाक अमल के नतीजे में जिंदगी का एक ऐसा शाहकार वजूद में आया जो आज भी सांस ले रहा है। देखें, ये फितरत का एक बहुत ही दिलचस्प धोखा है। अक्सर जो मनाजिर हमें सबसे ज़्यादा पुरसुकून और दिलफरेब लगते हैं ना, उनकी तख्लीक के पीछे इंतहाई हौलनाक आर्जियाती कुव्वतें कारफरमा होती हैं। बिल्कुल सही कहा। हम खूबसूरती को तो देख लेते हैं, लेकिन उसके पीछे छुपी उन लाखों साल पुरानी कुव्वतों को नज़रअंदाज कर देते हैं जिन्होंने ज़मीन के इस कैनवस पर पेंटिंग की होती है। मतलब एक झील सिर्फ पानी का एक बड़ा प्याला नहीं होती, ये दरअसल जमीन की तारीख का एक चलता फिरता रिकॉर्ड होती है। और आज हम द डीप डाइव में इसी रिकॉर्ड को खंगालेंगे। आज हम चीन के एक इंतहाई अहम और हैरत अंगेज कुदरती अजूबे हाय लेक पर बात करने वाले हैं। इसे हाय या एयर हाय झील भी कहा जाता है। बिल्कुल, और ये मौजू बहुत खास है। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक झील नहीं है, बल्कि अर्जियात, हयातियात और इंसानी तारीख का एक ऐसा संगम है जो किसी को भी हैरत में डाल सकता है। जब हम इसकी तख्लीक के वक्त पर गौर करते हैं तो अकल वाकई दंग रह जाती है। ये कोई 100, 200 या 1000 साल पुरानी बात नहीं है, बल्कि ये झील 10 लाख साल से भी ज्यादा अरसा कबल वजूद में आई थी। 10 लाख साल? अरे वाह! हाँ, 10 लाख साल। इंसानी जहन के लिए इतने बड़े अरसे का महज तसव्वुर करना भी मतलब एक बहुत मुश्किल काम है। मैं तो सोच कर ही घूम हो जाता हूँ। और ये कुदरती बात है। देखें, इंसानी तारीख तो इस अर्जियाती टाइम स्केल के सामने एक छोटे से नुक्ते के बराबर है। 10 लाख साल का मतलब यह है कि इस झील ने बाकायदा जमीन को बदलते हुए देखा है। बिल्कुल। उसने बर्फानी अदवार आते और जाते देखे हैं, मुख्तलिफ हयातियाती अनवा का इर्तिका देखा है और ज़मीन के मौसमों को कई बार शदीद तरीन तब्दीलियों से गुजरते देखा है। जब हम कहते हैं कि ये झील टेक्टोनिक सरगर्मियों यानी ज़मीन की अंदरूनी प्लेटों के टकराने और खिसकने के नतीजे में बनी, तो ये अमल कोई एक रात में नहीं हुआ होगा। अच्छा, यहीं पर मुझे हमेशा एक उलझन होती है। तो क्या ये प्लेटें अचानक से फट गईं या ये एक सुस्त अमल था? मतलब जब ज़मीन फटती है तो क्या वो किसी हॉलीवुड फिल्म के मंजर की तरह होता है जहाँ सब कुछ एकदम से तबाह हो जाता है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। अर्जियाती एतबार से ये एक इंतहाई ताकतवर अमल होता है जिसे हम साइंसी ज़बान में रिफ्टिंग कहते हैं। रिफ्टिंग? अच्छा। हाँ, रिफ्टिंग। देखिए, ज़मीन की ऊपरी तय जिसे क्रस्ट कहा जाता है, वो कोई एक ठोस होल नहीं है, बल्कि वो मुख्तलिफ टुकड़ों या प्लेटों में बटी हुई है और ये प्लेटें मुसलसल हरकत में रहती हैं। सही। तो जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर खिसकना शुरू करती हैं तो उनके दरमियान की ज़मीन नीचे की तरफ धंसने लगती है और एक बहुत बड़ी खाई या गड़ा बन जाता है। हाई लेक के मामले में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ज़मीन के अंदर ज़बरदस्त दबाव और रगड़ पैदा हुई और फिर एक वक्त आया होगा जब वो दबाव बर्दाश्त से बाहर हो गया, ज़मीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा नीचे बैठ गया। बिल्कुल ठीक। और एक वसी और अरीज गड़ा नमूदार हुआ। फिर वक्त के साथ साथ बारिशों और ज़ेरे ज़मीन चश्मों ने इस बड़े से गड़े को भरना शुरू कर दिया और यूं ये झील वजूद में आई। ये कितना ज़बरदस्त तज़ाद है ना। मतलब एक तरफ ज़मीन का वो पुरतशद्दुद फटना और धंसना और दूसरी तरफ आज की वो पुरसुकून झील जिसमें परिंदे तैर रहे हैं और मछलियां पल रही हैं। हाँ, तबाही में से तख्लीक का इससे बेहतर नमूना शायद ही कोई हो। बिल्कुल। अब अगर हम इसके हुजूम की बात करें तो वो भी कुछ कम हैरान कौन नहीं है। ये जानकर वाकई हैरानी होती है कि ये चीन की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है, जिसका कुल रकबा तकरीबन 48.5 मुरब्बा मील है। 48.5 मुरब्बा मील। हाँ, और अगर इसमें मौजूद पानी की मिकदार को देखा जाए तो वो तकरीबन 40 करोड़ मुक्काब मीटर बनती है।
40 करोड़। 48.5 मुरब्बा मील और 40 करोड़ मुकअब मीटर। ये आदाद शुमार सुनने में तो बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनका तसव्वुर करना खासा मुश्किल हो जाता है। मैं भी यही सोच रहा था जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था, तो 40 करोड़ मुकअब मीटर को समझने के लिए मैं जहन में कोई खाका बनाने की कोशिश कर रहा था। और क्या खाका बना? अगर हम किसी बहुत बड़े और गुंजान आबाद शहर का तसव्वुर करें, जहां ऊंची ऊंची इमारतें, सड़कें और बाजार हों, और उस पूरे शहर के गिर्द एक बहुत ऊंची दीवार खड़ी करके उसमें पानी भरना शुरू कर दिया जाए, मतलब यहाँ तक कि वो पानी कई मंजिला इमारतों की छतों को भी छूने लगे। अरे वाह, ये तो बहुत पानी है। बिल्कुल, तब जाकर शायद उस हुजूम का अंदाजा लगाया जा सके। ये पानी का कोई आम जखीरा नहीं है, ये अपने अंदर एक पूरी दुनिया समेटे हुए। ये वाकई बहुत वाज़े और ज़बरदस्त खाका है। पानी का इतना बड़ा हुजूम अपने आसपास के पूरे मौसमियाती निज़ाम को कंट्रोल करता है। देखिए, पानी की ये खासियत है कि वो गर्मी और सर्दी को बहुत आहिस्ता आहिस्ता जज्ब और खारिज करता है। सही। इसलिए इतनी बड़ी झील इस पूरे खित्ते के लिए एक कुदरती थर्मोस्टेट का काम करती है। कुदरती थर्मोस्टेट मतलब वो दर्जे हरारत को मुतवाजन रखती है। बिल्कुल, ये गर्मियों में इलाके को बहुत ज्यादा गर्म होने से और सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्द होने से बचाती है। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। जब भी कोई इन आदादो शुमार को सुनता है, जैसे टेक्टोनिक प्लेटों के फटने से बनने वाली खाई, 48.5 मुरब्बा मील का फैलाव और इतना बेपनाह पानी, तो जहन फौरन ये फर्ज कर लेता है कि ये झील किसी समुंदर जैसी गहरी होगी। हाँ, ऐसा ही लगता है आमतौर पर। मतलब एक ऐसी अंधेरी और गहरी खाई जहाँ शायद रोशनी भी ना पहुँच पाती हो। मैं तो शुरू में यही समझ रहा था कि रिफ्ट से बनने वाली झीलें अमूमन बेहद गहरी होती हैं। और ये एक बहुत आम और मंतिकी मफरूज़ा है। दुनिया में ऐसी कई झीलें हैं जो रिफ्टिंग के अमल से बनी और वो वाकई हज़ारों फुट गहरी हैं, जैसे अफ्रीका की कुछ बड़ी झीलें या रूस की झील बाइकाल। बाइकाल तो बहुत गहरी है। जी हाँ, लेकिन हाई लेक की कहानी यहाँ सबको हैरान कर देती है। ये अर्जियात का एक अजीबो गरीब मौजज़ा है कि इस कदर वसी रकबे के बावजूद इस झील की ज़्यादा से ज़्यादा गहराई सिर्फ 22 फुट के लगभग है। एक मिनट, सिर्फ 22 फुट? हाँ, सिर्फ 22 फुट। ये तो कुछ भी नहीं। मतलब अगर हम किसी आम 2 मंजिला इमारत को, या चलें 2 बड़े शिपिंग कंटेनर्स को एक दूसरे के ऊपर रखकर झील के बिल्कुल दरमियानी हिस्से में खड़ा कर दें, तो वो पानी से बाहर निकल आएंगे। बिल्कुल बाहर निकल आएंगे। अरे वाह, 48.5 मुरब्बा मील का फैलाव और गहराई महज 22 फुट। मुझे वाकई ये बात हजम करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। इतनी कम गहराई वाली इतनी बड़ी झील तो गर्मियों में तेजी से बुखारात बनकर उड़ जानी चाहिए थी, या फिर इसे वक्त के साथ कीचड़ और मिट्टी से भरकर अब तक एक दलदल बन जाना चाहिए था। ये इतनी कामयाबी से अपना वजूद कैसे बरकरार रखे हुए है? यहीं पर इस खित्ते का मुनफरिद माहौलियाती तवाजुन सामने आता है। देखें, ये झील सिर्फ एक खड़ा हुआ पानी नहीं है, बल्कि ये एक इंतसाई फ़आल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी आबी चक्कर का हिस्सा है। अच्छा, यानी पानी मुसलसल हरकत में है? जी बिल्कुल। इसमें मुस्तकिल मुख्तलिफ नदियों और चश्मों से ताज़ा पानी शामिल होता रहता है और दूसरी तरफ से पानी का इखराज भी होता है। ये बहावों और पहाड़ों से आने वाला ताज़ा पानी ही इसे बुखारात बनकर उड़ने या दलदल बनने से रोकता है। सही। लेकिन एक और दिलचस्प बात यह है कि ये 22 फुट की गहराई अर्जियाती लिहाज से हैरानकुन होने के साथ साथ हयातियाती लिहाज से एक बहुत बड़ा फायदा भी है। वो कैसे? मैं तो उल्टा ये सोच रहा था कि कम गहराई मछलियों और आबी हयात के लिए खतरनाक होती होगी। मतलब गहरे पानियों में तो शिकारियों से छुपने की ज्यादा जगह होती है, फिर यहाँ जिंदगी इतनी कामयाबी से कैसे पनप रही है? इसका सारा राज सूरज की रोशनी में छुपा है। देखें, गहरी झीलों में एक बुनियादी मसला ये होता है कि सूरज की रोशनी पानी के अंदर एक खास हद से नीचे नहीं जा सकती। आमतौर पर 30 या 40 फुट के बाद घुप अंधेरा होना शुरू हो जाता है। जैसे समंदरों में होता है। बिल्कुल। और जहाँ रोशनी नहीं होती वहाँ पौधे नहीं उग सकते, क्योंकि पौधों को अपनी खुराक बनाने और ऑक्सीजन पैदा करने के लिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। इसीलिए गहरी झीलों का निचला हिस्सा अक्सर सर्द, तारीक और जिंदगी से तकरीबन खाली होता है। अच्छा,
तो हाई लेक में? हाई लेक में गहराई सिर्फ 22 फीट होने की वजह से सूरज की रोशनी बासानी उसकी तह तक पहुंच जाती है। ओह, अब मुझे समझ आ रहा है। यानी वो पूरा 48.5 मुरब्बा मील का रकबा दरअसल एक बहुत बड़े ज़ेरे आब ग्रीन हाउस की तरह काम कर रहा है। सूरज की रोशनी हर तरफ पहुंच रही है और पूरी झील की तह में पौधे उग रहे। बिल्कुल ठीक। इसे साइंसी जुबान में फोटिक जोन कहा जाता है, यानी वो इलाका जहां तक रोशनी पहुंचे, और हाई लेक में ये जोन पूरी झील पर मुहित है। अरे वाह, ये तो कमाल है। हाँ, और जब रोशनी बिल्कुल तह तक पहुंचती है तो आबी नबातात इंतहाई तेजी से फलती फूलती हैं। ये पौधे पानी के अंदर घने जंगलात की तरह उगते हैं जो फोटोसिंथेसिस के जरिए पानी में वाफिर मिकदार में ऑक्सीजन शामिल करते हैं, और ये ऑक्सीजन और पौधों की बहुतात एक इंतहाई अमीर माहौलियाती निज़ाम या इकोसिस्टम की बुनियाद रखती है। ये तो वाकई मतलब एक जबरदस्त माहौलियाती इंजीनियरिंग है, कुदरती इंजीनियरिंग। रोशनी, खुराक और ऑक्सीजन, तीनों चीजें एक ही जगह और उतनी बड़ी मिकदार में मौजूद हैं। जी हाँ। लेकिन इस सब का वहाँ मौजूद मछलियों पर क्या असर पड़ता है? सुनने में आया है कि वहाँ मछलियों की तकरीबन 100 मुख्तलिफ अक़साम पाई जाती हैं, जिनमें से कई बहुत नायाब हैं और महदूमियत के खतरे से दोचार हैं। बिल्कुल, और ये जो 100 अक़साम की मछलियाँ हैं और ख़ास तौर पर उनमें मौजूद जो नायाब नस्लें हैं, वो इसी कम गहरे, रोशनी से भरपूर और पौधों से लदे हुए माहौल की वजह से जिंदा हैं। अच्छा, ये उनके लिए फ़ायदेमंद है? हाँ, उथला पानी उन मछलियों के लिए 2 तरह से काम करता है। पहला, ये खुराक का एक ना खत्म होने वाला ज़ख़ीरा फराहम करता है, क्योंकि इन पौधों पर पलने वाले छोटे कीड़े और खुद वो पौधे इन मछलियों के खुराक बनते हैं। सही। और दूसरा जो सबसे अहम है वो ये कि ये घने आबी पौधे मछलियों के अंडे देने और छोटी मछलियों को छुपने के लिए बेहतरीन और महफूज पनाहगाह फराहम करते हैं। ये बात बहुत मंतिकी लगती है। मतलब अगर एक वसी समंदर या बहुत गहरी झील हो तो वहाँ बड़ी शिकारी मछलियाँ छोटी मछलियों का आसानी से सफाया कर सकती हैं, लेकिन इन आबी पौधों के घने झुंड के अंदर छोटी नायाब मछलियाँ बआसानी अपना वजूद बरकरार रख सकती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इसीलिए माहिरीन इसे एक कुदरती पनाहगाह या कंजर्वेशन हेवन करार देते हैं, एक ऐसा मखसूस और महफूज माहौल जो शायद किसी गहरी झील में उन नायाब अनवाह को कभी न मिल पाता। अगर हम मछलियों की उन मखसूस इकसाम की बात करें ना, तो इनमें से बहुत सी सिर्फ और सिर्फ इसी झील में पाई जाती हैं और दुनिया में कहीं और उनका कोई वजूद नहीं है। इनका इर्तिका इसी 22 फुट की गहराई के मखसूस हालात में हुआ है। अगर इस झील का माहौलियाती निज़ाम बिगड़ता है तो ये अनवाह हमेशा के लिए इस दुनिया से खत्म हो जाएंगी। अफो, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी की बात है। 10 लाख साल पहले ज़मीन के अंदर की टेक्टोनिक प्लेटों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जिस पर आज 100 से ज़ायद अक़साम की आबी हयात का इन्हिसार है। लेकिन कहानी सिर्फ मछलियों और पौधों पर तो ख़त्म नहीं होती ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस वसी और खूबसूरत इकोसिस्टम के साथ एक और बहुत अहम उनसर जुड़ा हुआ है, और वो है इंसानी बका। जी हाँ, कोई भी माहौलियाती निज़ाम अपने इर्द गिर्द बसने वाले इंसानों से अलग थलग नहीं रह सकता। पानी तो हमेशा से इंसानी तहजीबों की कशिश का मरकज़ रहा है। बिल्कुल, और इस खित्ते में रहने वाले लाखों इंसान इस झील को वाकई एक लाइफलाइन के तौर पर देखते हैं। ये उनके लिए पीने के पानी का, ज़राअत का और रोज़गार का एक इंतहाई अहम और लाजमी ज़रिया है। मैं इस लफ्ज़ असासा या कीमती असासा पर गौर कर रहा था, जो अक्सर ऐसे कुदरती वसाइल के लिए इस्तेमाल होता है। आम तौर पर जब हम असासे की बात करते हैं तो जहन में सोना, चांदी, बैंक बैलेंस या किसी बड़ी फैक्ट्री का ख्याल आता है, लेकिन हकीकत में देखें तो ये झील किसी भी सोने की कान से ज्यादा कीमती असासा है। इसमें तो कोई शक ही नहीं। अगर हम इक्तिसादी और समाजी पहलू से देखें तो ये लाखों लोगों की मईशत का पहिया चला रही है। मछलियां पकड़ने वाले माहीगीरों से लेकर उन खेतों तक जो उसके पानी से सिराब होते हैं, सब का वजूद इस झील के साथ एक कड़ी की तरह जुड़ा हुआ है। और यही वो मकाम है जहां ये तवाज़ुन इंतहाई नाजुक और पेचीदा हो जाता है। मतलब एक तरफ हमारे पास वो 100 नायाब अक़साम की मछलियां हैं जो इन 22 फुट के पानियों में पनाह लिए हुए हैं, और दूसरी तरफ लाखों इंसान हैं जिन्हें अपनी रोज़मर्रा की बका और तरक्की के लिए इसी पानी की ज़रूरत है। बिल्कुल।
एक ही असासा है जिस पर फितरत और इंसान दोनों ने अपना दावा किया हुआ है। ये कोई आसान सूरत हाल नहीं है। ये एक बहुत ही कठिन और क्लासिक माहौलियाती चैलेंज है। देखें, जब कोई झील इतनी कम गहरी हो तो वो अर्जियाती और मौसमियाती तब्दीलियों और ख़ास तौर पर इंसानी मुदाखलत के सामने बेहद हसास हो जाती है। मुझे ये हसासियत वाली बात थोड़ी और तफसील से समझाएं। मतलब एक झील जिसमें 40 करोड़ मुकब्बर मीटर पानी हो, वो इतनी जल्दी कैसे खतरे में आ सकती है? अच्छा, इसे यूं समझिए कि अगर किसी झील की गहराई 100 या 200 फुट हो और किसी वजह से पानी की सतह 3 या 4 फुट कम हो जाए तो इसकी मजमूई शक्ल और रकबे पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। किनारे थोड़े पीछे हट जाएंगे लेकिन निज़ाम वैसे ही चलता रहेगा। हाँ, सही। लेकिन हाई लेक जैसी झील जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा गहराई ही 22 फुट हो और जो एक वसी तश्तरी या प्लेट की तरह फैली हो, वहाँ अगर पानी की सतह चंद फुट भी कम होती है तो किनारे मीलों पीछे हट सकते हैं। ओह, ये तो वाकई तशवीशनाक है। मतलब अगर ज़राअत या शहरों के लिए ज़्यादा पानी खींच लिया गया या खुदा न खास्ता बारिशें कम हुई तो वो किनारे जो कल तक मछलियों की नर्सरियां थे वो सूख कर बंजर ज़मीन में बदल सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और चूंकि वो ज़ेरे आब जंगलात जिनकी हमने पहले बात की, वो इन किनारों के अथले पानियों में ही सबसे ज़्यादा घने होते हैं, तो पानी कम होने से मछलियों की वो महफूज पनाहगाहें पूरी तरह तबाह हो जाएंगी। रोशनी और ऑक्सीजन का जो एक ज़बरदस्त तवाज़ुन बना हुआ है ना, वो बिखर सकता है। इसीलिए जब इस झील को एक कीमती असासा कहा जाता है तो इसका मतलब सिर्फ उसकी माशी कीमत नहीं है, बल्कि उसका वो इंतहाई नाजुक माहौलियाती किरदार भी है जिसे किसी भी कीमत पर महफूज रखना ज़रूरी है। ये बात वाज़े करती है कि इंसान और फितरत को अलग अलग खाने में नहीं रखा जा सकता। हम अक्सर ये समझते हैं कि शहरों की ज़िंदगी और झीलों या जंगलों की ज़िंदगी दो मुतवाज़ी लकीरें हैं जिनका आपस में कोई टकराव नहीं। हाँ, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। बिल्कुल। और हाई लेक इस सोच को बिल्कुल गलत साबित करती है। अगर इंसान इस पानी का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेगा तो वो नायाब मछलियाँ ख़त्म हो जाएंगी, और अगर वो माहौलियाती निज़ाम तबाह हो गया और झील सिकुड़ गई तो अंजाम कार उन लाखों इंसानों के खेत खलियान भी बंजर हो जाएंगे। ये एक ऐसा जाल है जिसका हर धागा दूसरे से बंधा हुआ है। ये इदराक बहुत ज़रूरी है। कदीम अदवार से ही इंसानी तहजीबों का दारोमदार ऐसे ही आबी ज़खायर पर रहा है, और जिन तहजीबों ने उन वसाइल को उनकी हद से ज़्यादा इस्तेमाल किया या उस नाजुक तवाज़ुन को नहीं समझा, वो बाकायदा तारीख के पन्नों से गायब हो गईं। सच है। हाई लेक आज के दौर में एक जिंदा लेबोरेटरी है जो हमें सिखा रही है कि तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ को एक साथ लेकर कैसे चलना है। तो अगर हम आज की इस गहरी गुफ्तगू और इन तमाम हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ को समेटने की कोशिश करें तो एक बहुत ही दिलफरेब और मुकम्मल तस्वीर उभर कर सामने आती है। हमने देखा कि 10 लाख साल कबल ज़मीन के सीने में होने वाली एक ज़बरदस्त तोड़फोड़ यानी टेक्टोनिक सरगर्मियों ने एक ऐसे वसी गढ़े को जन्म दिया जिसने एक पुरसुकून झील की शक्ल इख्तियार कर ली। सही। फिर हमने ये जाना कि इस 48.5 मुरब्बा मील के वसी फैलाव और 40 करोड़ मुकैब मीटर पानी की ज़खामत के बावजूद ये झील किसी अंधेरी खाई की तरह गहरी नहीं है, बल्कि इसकी गहराई सिर्फ 22 फीट है। और यही वो 22 फुट की कम गहराई है जिसने सूरज की रोशनी को तह तक पहुंचने दिया और एक ऐसा हरा भरा और ऑक्सीजन से भरपूर ज़ेरे आब इकोसिस्टम तैयार किया जो आज महदूमियत के खतरे से दो चार मछलियों की 100 के करीब अक़साम के लिए एक अनमोल और महफूज पनाहगाह बना हुआ है। बिल्कुल। और सबसे आखिर में हमने इस इंसानी कड़ी को जोड़ा कि ये हैरत अंगेज़ कुदरती निज़ाम सिर्फ मछलियों का घर नहीं है, बल्कि इस खित्ते के लाखों इंसानों की बका का ज़ामिन और उनका सबसे कीमती असासा है। ये एक ऐसा नाजुक तवाज़ुन है जिसे 10 लाख साल की अर्जियाती तारीख ने बड़ी मेहनत से तराशा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब जबकि हम इस सफ़र के इख्तिताम पर हैं, मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। एक ऐसा सवाल जो इन तमाम हक़ाइक़ को जानने के बाद फितरी तौर पर जहन में उभरता है। जब हम ये सोचते हैं कि हाई लेक 10 लाख साल पहले ज़मीन के अंदर की अनदेखी ताकतों और ज़बरदस्त हरकत के नतीजे में बनी, और आज ये लाखों इंसानों और नायाब मछलियों की बका के दरमियान एक नाजुक तवाज़ुन कायम किए हुए, तो आने वाले वक्तों के बारे में क्या ख्याल है? ये एक बहुत अहम नुक्ता है। और इंतहाई हसास तवाज़ुन को किस तरह नई शक्ल देगी?
کیا ہم اس توازن کو سنبھال پائیں گے یا قدرت ایک بار پھر کسی نئی تشکیل کی طرح جائے گی؟ یہ واقعی ایک گہرا اور غور طلب پہلو ہے۔ ارضیاتی وقت کبھی نہیں رکتا اور فطرت ہمیشہ خود کو نئے حالات کے مطابق ڈھالتی رہتی ہے۔ اصل امتحان تو ہماری انسانی بصیرت کا ہے کہ ہم اس بدلتے ہوئے منظرنامے میں اپنا کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ بالکل بجا فرمایا۔ اور اسی تجسس اور فکر انگیز سوال کے ساتھ ہم آج کے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ دنیا میں ہر پرسکون نظر آنے والی چیز کے پیچھے ایک طویل، پرتشدد اور حیران انگیز کہانی چھپی ہوتی ہے، بس اسے کھوجنے کی ضرورت ہے۔ دی ڈیپ ڈائیو کے سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی نشست میں ایک نئے موضوع اور ایک نئی کھوج کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے۔